हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेजरिंग द रिस्क। रिस्क को मेजर करना। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो रिस्क को किस तरीके से मेजर करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि डिस्कस द वेज एंड मीन्स टू मेजर द रिस्क या हाउ रिस्क इज मेजर्ड, तो आपको इसी तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Risk refers to the situation when there is more than one possible outcome of a decision and the probability of each outcome is either known or कैन बी एस्टिमेटेड। तो रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और जो भी प्रोबेबिलिटी होती है आउटकम की वो या तो हमें पता होती है या फिर हम एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब जिसमें एक से ज्यादा आउटकम आ जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर टू मेजर द डिग्री ऑफ रिस्क we need to know the probability of each possible outcome of a decision। तो अगर हमने रिस्क को मेजर करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि हर एक जो इवेंट है या हर एक जो रिस्क के अंदर जो डिफरेंट इवेंट्स आ रहे हैं, जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता है उन सब की तो हम निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू, रिस्क को मेजर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स द लाइकलीहुड ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। कि अकरिंग या अकरेंस भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी होता है कि इट इज द मोस्ट लाइकली, जो लाइकलीहुड कह सकते हो कि एक इवेंट अगर करेगा नहीं करेगा उसकी लाइकलीहुड कितनी होती है, उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। दस, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कम्स आउट टू बी 0.25 और 1/4, इट मीन्स कि 25% चांस है कि ऐसा हो जाए। दिस मीन्स दैट देर इज 1 in 4 और 25% चांस फॉर द आउटकम टू अकर। तो अगर 0.25 है प्रोबेबिलिटी, तो मतलब 25% चांस या 1/4 चांस है कि वो इवेंट अकर करे। फॉर एग्जाम्पल, suppose a person is considering to invest in a company which is engaged in new exploration of offshore oil। तो एक बंदा एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जो ऑयल की ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व है, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। तो उसकी एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं। इफ द एक्सप्लोरेशन इज सक्सेसफुल, अगर उसे कोई एक्सप्लोरेशन में ऑयल मिल जाता है, क्रूड ऑयल वगैरह मिल जाता है, द प्राइस ऑफ कंपनीज स्टॉक विल राइज टू ₹50 per share, and if its exploration meets with the failure, the company's stock will fall to ₹10 per share। अगर उसे ड्रिलिंग वगैरह करके ऑयल मिल जाता है तो कंपनी को फायदा होगा और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ₹50 तक चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वो फेलियर हो जाता है, तो उसकी जो कंपनी का जो शेयर है उसको ₹10 पर शेयर चला जाएगा, शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। गिवन दीज टू पॉसिबल आउटकम्स, नेमली ₹50 per share and ₹10 per share, if the past information reveals that the chance of oil exploration being successful is 25% or 1/4 and the chance of failure is 75% or 3/4, then we say the probabilities of success of oil exploration is 25% of its failure and 75% जो कि सक्सेस की होगी। उल्टा बोल गया मैं, 25% जो है सक्सेस की होगी और 75% फेलियर के चांसेस होंगे। ठीक है, दस द प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर दैट इंडिकेट्स द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली सक्सेस प्लस फेलियर की जो है, सक्सेस प्लस फेलियर की जो है वो 1 होती है। अगर सक्सेस के चांसेस यहाँ पे हैं कि 0.75 होगा, मतलब 0.25 होगा, मैं उल्टा बोल गया, 0.25 होगा और फेलियर के चांसेस 0.75 होंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 1 नहीं बनेगा ना। तो सक्सेस एंड फेलियर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अगर दोनों को ऐड करें तो। ठीक है, तो हमारे एग्जांपल में भाई ऑयल ड्रिलिंग जो है उस कंपनी को ऑयल मिल जाएगा, उसके 25% चांसेस हैं, 25% चांसेस हैं और 75% चांसेस है ना मिले। If past information or data is available regarding the occurrence of outcomes or events, the probability is defined as the proportion of times an outcome occurs if the situation is repeated in the long run over and over again। तो अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आगे जो हमें फेवर करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, वही बात लिखी हुई है। इन जनरल, if a situation is repeated over a large number of times, that is m, मतलब total number of events, and if an outcome say x occurs m times, मतलब number of favorable events, तो हमें उस चीज की probability मिल जाएगी। तो small m हो गए number of favorable cases और capital M यहाँ हो गए total number of cases। ठीक है, thus in our example, if we know from the past data of oil exploration that rate of success is 25%, then the probability of getting success is 0.25 है।
तो ये तो सिंपल है कि भाई हमें अगर पास्ट डाटा से पता है कि भाई 25% चांसेस ही हैं कि सक्सेस हासिल हो जाए, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे 0.25। द मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इज जनरली नोन एज द ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी को मेजर ही क्यों करते हैं, क्योंकि पास्ट डाटा के हिसाब से देखते हैं कि भाई इतने परसेंट चांस है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी को दिमाग में रख के तो कई इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। But in many cases, there are no similar past situations which help us in measuring the probability. कभी कभी हमें पुराना डाटा गिवन ही नहीं होता, तो हम probability कैसे measure करेंगे? In that case, the concept of subjective probability is used. अब ये क्या होता है? The subjective probability is an individual's personal view about the chance of an outcome to occur and is based on personal judgment, experience, or knowledge about the subject and not on the frequency with which outcome actually took place in the past. तो बेसिकली पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी वो होती है जो एक पर्सन या एनालिस्ट अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पता लगाता है, ना कि वो ये देखता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली when the probability is subjectively determined and not based on past data, the different individuals will attach different probabilities to the occurrence of various outcomes and therefore they will make different choices. तो अगर आप अपने सब्जेक्टिव हिसाब से अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हो अपनी मनमर्जी से या नॉलेज बेस या एक्सपेक्टेशन से निकालते हो, तो अलग अलग बंदों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी। समझ गए ना बात? तो जब अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी तो उनके चॉइसेस भी अलग अलग हो जाएंगे। इन वट एवर वे द प्रोबेबिलिटी इज अराइव्ड एट, इट हेल्प्स अस टू मेजर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली जिस मर्जी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकालो, इससे हमें दो चीजें तो पता लगती हैं। पहला, एक्सपेक्टेड वैल्यू का पता लग जाता है और वेरिएबिलिटी का पता लग जाता है। तो दोनों चीजें मैं नीचे डिस्कस करूंगा। विद द यूज ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स वी कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी of various strategies involving risk and uncertainty which helps us to make the choice among them. तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से और वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें इस काम में प्रॉफिटेबिलिटी होगी या नहीं होगी। अब इसको मेजर करते हैं, मेजरिंग रिस्क विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालना। ठीक है, probability distribution describes the occurrence of all possible outcomes of an event and the probability of occurrence of each outcome. तो बेसिकली probability distribution हमें बताती है कि जितने भी इवेंट्स हैं उनके आने की कितनी कितनी probability है। मैंने with the help of table explain किया हुआ है। It is worth noting that the sum of the probabilities of all possible outcomes must be equal to unity, मतलब must be equal to 1। मतलब जितनी भी probabilities निकालेंगे इनका टोटल करेंगे तो वो 1 ही आना चाहिए। अभी टेबल से समझाता हूँ। बिकॉज probabilities of all outcomes together must be equal or certain। तो जितनी भी सारी जो इवेंट्स हैं उनकी probabilities जो है उनको टोटल कर लेंगे तो वो 1 आता है, क्योंकि उनकी जो टोटल करके आएगा आउटकम जो आएगा वो तो सर्टेन ही आएगा ना। जैसे सक्सेस प्लस फेलियर 1 होता है, या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा, तो चांस तो 1 हो गया ना दोनों को ऐड करके। तो the given table shows all possible cash flows that will occur from an investment project A in the next year and probabilities of their occurrence। तो हमने ये कैश फ्लोज ले लिए इन लैक्स के 30 लाख 40 50 60 70 लाख, और इनके आने की प्रोबेबिलिटीज लिखती यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेन किया टेबल हल्का फुल्का सा ताकि आपको पता लग जाए। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमने कैसे निकाली है, ये क्या है हमारे पास एक्स आई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये पी आई, तो ये क्या निकल गया एक्स सिग्मा पी आई एक्स आई, इसका टोटल करेंगे ये 50 आ रहा है। तो बेसिकली ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया हुआ है, अगर मीन भी निकालेंगे तो भी 50 आ जाएगा इसका। द गिवन टेबल शोज दैट देयर आर 5 पॉसिबल कैश फ्लोज इन द नेक्स्ट ईयर डिपेंडिंग on the state of economy which is determined by the general economic conditions, nature of competition in the industry to which the industry belongs, etc etc। तो बेसिकली अगर given the competition and given the economic condition रहे तो कैश फ्लोज ये वाले आ सकते हैं एक कंपनी के पास नेक्स्ट ईयर में, और हर एक कैश फ्लो आने की प्रोबेबिलिटी आपको सामने दी हुई है। समझ गई बात? ठीक है, और फिर पढ़ते हैं इफ ऑल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द फर्म, अगर सारी कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं फर्म के लिए, इट्स कैश फ्लो विल बी 70 लाख whose probability is 0.1 और 10%। अगर कंपनी के लिए सब कुछ फेवरेबल रहता है तो उसका कैश फ्लो 70 lakhs हो जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 मतलब 10%। ऑन द अदर हैंड इफ ऑल कंडीशंस आर अनफेवरेबल फॉर द फर्म, इट्स कैश फ्लो from the investment project will be rupees 30 lakh whose probability occurrence is also 0.1 मतलब 10%। अगर कंपनी के फेवर में कुछ नहीं जाता, अगेंस्ट जाता है, तो सबसे लो इनकम 30 लाख है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.1 है मतलब 10%। One of the other three cash flows will occur if some factors
work in favor of the firms of project A and others unfavorable to it. तो ये जो बीच वाले आ जाते हैं, ये जो बीच वाले हैं तीन कॉम्बिनेशंस, ये फेवरेबल और अनफेवरेबल को मिक्स करके बन जाते हैं, ये उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है. ठीक है. The probability of distribution shows that there is 10% probability that all determining conditions work in favor of investment project, which yields the income flow of 70 lakh in the next year. Similarly, there is 10% probability that all conditions will be unfavorable and yields the cash flow of 30 lakh in the next year. तो वही वाली बात कि भाई अगर सब कुछ फेवर में है तो भाई आप 70 लाख कमाओगे और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसकी वो 10% है, 0.1 वैसे. ठीक है. और अगर सब कुछ अनफेवरेबल है तो 30 लाख कमाओगे और उसके चांसेस भी 10% है. तो ये हमें कहाँ से पता लग रहा है? ये प्रोबेबिलिटी की मदद से ही तो पता लग रहा है ना. तो इट इज मोर प्रोबेबल दैट some conditions will be favorable and other unfavorable for the firm's project, so that intermediate cash flows such as 40 lakh, 50 lakh and 60 lakh would occur. तो ज्यादा चांसेस इसके हैं कि भाई कुछ चीजें फेवरेबल होंगी और कुछ अनफेवरेबल होंगी, जिनकी वजह से 40, 50, 60 लाख आ सकता है. उसकी प्रोबेबिलिटी बाकी दो चांसेस से ज्यादा दिख रही है हमें. ठीक है. अब इसी हिसाब से हम प्रोजेक्ट बी जो है उसका भी हमने प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं. प्रोजेक्ट बी से जो कैश फ्लोज आते हैं इन लैक्स, 20, 35, 50, 65 एंड 80, और उससे भी प्रोबेबिलिटीज जो आती हैं लिखी हुई हैं. तो ये उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज होगी. ठीक है. द गिवन टेबल शोज द कैश फ्लो दैट विल अकर इन द नेक्स्ट ईयर एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट बी, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बी. तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है वो पिछला वाला ए था, ये बी प्रोजेक्ट है. वी ऑब्जर्व दैट द कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बी आर मोर डिस्पर्स्ड एज कंपेयर टू द कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ए. तो अगर हम ए के हिसाब से देखें तो वो हमें थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है, 10-10 से बढ़ रहा है. यहाँ पे जो है थोड़ा सा 15-15 से बढ़ रहा है, और जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो भी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं. तो इसमें डिस्पर्शन या डिस्पर्स्ड ज्यादा है, इसमें फ्लक्चुएशंस ज्यादा है. ठीक है. तो द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is required for evaluating and comparing the investment projects when managers have to take decisions under conditions of risk. तो probability distribution की हम help लेते हैं evaluate करने के लिए कि different projects में different क्या ऊपर नीचे है, कितनी variations है, उनके लिए हम probability distribution की मदद लेते हैं. From the probability distribution of outcomes we can calculate two values which are essential for the decision making under conditions of risk. तो probability distribution से हम दो values निकालते हैं जो हमें risk and uncertain situations में decision लेने में help करती हैं. कौन कौन सी value है? Expected values of all possible outcomes, और दूसरा है value that measures the degree of risk, कि कितनी ज्यादा fluctuations है. अब मैं दोनों को explain करूंगा आपको. तो फर्स्ट आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है. इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स फेस सिचुएशंस वेयर अ नंबर ऑफ आउटकम्स कैन अकर, each of which results in a certain payoff or cash flow, that is monetary gain or loss. तो सिंपल वर्ड्स में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो इंडिविजुअल्स हैं या फर्म्स हैं वो जब भी काम करने लगती हैं उनके पास नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, और हर एक आउटकम उनको एक सर्टेन पे ऑफ दे रहा होता है कि अगर आपको ये चाहिए तो ये नहीं मिलेगा, या फिर कैश फ्लो दे रहा होता है कि इतना कैश फ्लो आया तो इतना रिस्क है, या फिर इतना फायदा हो गया और इतना लॉस हो गया. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज नोन we can find out the expected monetary value in certain situation. अगर हमें सारी probabilities के बारे में पता है तो हम उससे probability के थ्रू एक monetary value, expected monetary value निकाल सकते हैं. The expected monetary value is the weighted average of the payoffs of all possible outcomes with the probability of each outcome used as weights. तो इसको निकालने के लिए हम जो है वेटेड एवरेज लेंगे, जितने भी पे ऑफ्स हैं हमारे पास कि इतनी प्रोबेबिलिटी है और उसकी इतनी वैल्यू निकलेगी, और जो प्रोबेबिलिटी है वो एज अ वेट्स लेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो वेटेज उस चीज को ज्यादा मिलेगी. Thus, the expected value of an uncertain income is the average payoff of the various outcomes. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो expected value हम निकालते हैं uncertain income की, uncertain events की, बेसिकली वो एवरेज पे ऑफ होता है. समझ गए बात? एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वही वाली हमारी पुरानी एग्जाम्पल, इफ इन्वेस्टमेंट इन ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन, there are two possible outcomes, namely the success of the project yielding a payoff of rupees 50 per share and the probability of 0.25, and the failure, अगर वो फेल हो जाता है और ऑयल नहीं मिलता तो जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपए आ जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है. दस इन दिस केस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? तो जो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है जो कि है 0.25 इनटू
उल्टा बोल गया मैं, जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.25 और जो विनिंग की जो वैल्यू है वो है 50 और जो लूजिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.75 एंड जो लूजिंग वैल्यू है शेयर की अगर नहीं मिलता तेल एक्सप्लोर करने में नहीं मिलता तो वो 10 हो जाती है। तो इस केस में जब हम निकालते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है पर शेयर वो निकल के आ रही है ₹20। इन जनरल टर्म्स इफ there are two possible outcomes with payoffs of x1 and x2 and probability of each possible outcome is denoted by p1 and p2 then the expected value of the investment is given by expected value कैसे निकालेंगे p1 into x1 plus p2 into x2 सिंपल वर्ड्स में ठीक है ना जैसे हमने ऊपर निकाला है अगर हम इसको n टर्म्स के लिए करें तो p1 x1 plus p2 x2 p3 x3 डॉट 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 pn xn ठीक है या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है समीशन मतलब सिग्मा पी आई एक्स आई तो P1 P2 P3 अप टू PI तक चलता रहेगा इन सब का टोटल ही तो होना है ना तो ये तो था एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का तरीका अब आ जाता है कि डिग्री ऑफ रिस्क और वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम निकालना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालते हैं उससे पता लगता है हमें वेरिएशंस कितनी है द वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम्स measures the degree of risk involved in any choice of a project or strategy from the various alternative projects or strategies तो बेसिकली हम इसमें वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं कि कितने डिग्री की जो वेरिएशन है वो है उसी के हिसाब से हम काम करते हैं ठीक है तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस रिस्क इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्शन और डेविएशन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू तो जो रिस्क है वो किस पे डिपेंड करता है कि किस हद तक जो है वेरिएशन है या डिस्पर्शन है या डेविएशन है उस पे डिपेंड करता है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज द ग्रेटर द वेरिएबिलिटी ऑफ और dispersion of payoffs of various outcomes from the expected value of payoff means greater risk involved तो जितना ज्यादा वेरिएशन या वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होगा इसीलिए तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को देखते हैं हम देखते हैं इसमें वेरिएशन कम है तो इसी को चूज करते हैं और जिसमें वेरिएशन ज्यादा होती है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं द वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम मे बी मेजर्ड बाय the average deviation of the actual values of payoffs of various outcomes from the expected values of payoffs with probability of each being used as weights तो सिंपल वर्ड्स में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं और एक्चुअल वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस जो है वो डेविएशन वगैरह हो गया ठीक है ना तो बेसिकली हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालते हैं और वेरिएंस भी निकालते हैं लेट x1 and x2 आर द टू payoffs of two outcomes and the probability of each is p1 and p2 then the average deviation v as a measure of risk is given by p1 ठीक है probability of first event ब्रैकेट में लिखा हुआ है x1 minus expected value of x1 ब्रैकेट क्लोज प्लस p2 फिर मतलब दूसरा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इनटू जो x2 का जो यूनिट है वो माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 ये जो फॉर्मूला है ये वेरिएंस का है अगर आपने प्रोबेबिलिटी की हुई है तो ये प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आ जाता है ठीक है द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम स्मॉल सिग्मा भी कह देते हैं इन केस ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स अगर दो पॉसिबल आउटकम्स हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है कि यही वाला सेम टू सेम जो लिखा हुआ है बस इसको अंडररूट किया हुआ है और इसको स्क्वायर किया हुआ है इस चीज को ये जो एलिमेंट्स हैं इनको स्क्वायर किया हुआ है ठीक है ना तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला है तो बेसिकली हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं ताकि हम इसको अच्छे से कर पाएं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली होता क्या है कि डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी या फिर डिग्री ऑफ वेरिएशन उसको नापने का तरीका है ठीक है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस टॉपिक के इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ठीक है टिल देन टेक केयर बाय बाय